Good morning friend, this is Rohit sir from KP Academy of Diploma Engineering classes. In previous video lecture में हम लोग ने टाइप नंबर 2 ख़त्म किया था, शाफ्ट सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मूवमेंट एंड उसके बाद में शाफ्ट सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मूवमेंट. अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यूमेरिकल टाइप नंबर 3, शाफ्ट सब्जेक्टेड टू बोथ ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग मूवमेंट. ओके गाइज, शाफ्ट सब्जेक्टेड टू बोथ ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग मूवमेंट. नाउ न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले शाफ्ट सब्जेक्टेड टू बोथ ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग मूवमेंट, ये जो हमारा टाइप 3 है, इसके कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हम लोग पहले समझ के लेते हैं. ओके, जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज है उसमें फार्मूला नंबर 1 है फार्मूलाज. सबसे पहला फार्मूला इसमें आता है कि हमारा इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट क्या होता है. इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट हम लोग ने मैंने डिराइव करके बताया, इसको टी इक्विवेलेंट करके बताते हैं. टी इक्विवेलेंट क्या होता है? अंडर रूट ऑफ m² plus t², और इट इज़ नथिंग बट π/16 इंटू d³ इंटू टाउ मैक्स होता है. ये इक्वेशन को यूज़ करके हमको यहाँ पर डायमीटर डिज़ाइन करना होता है. उसके बाद में दूसरा इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट. इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट ME से दिखाया जाता है. ओके गाइस, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट M∗E से दिखाया जाता है, और जिसका फॉर्मूला होता है ME इज नथिंग बट हाफ टाइम्स ऑफ M प्लस अंडर रूट ऑफ m² प्लस t². ओके, और जो होता है π/32 इंटू d³ इंटू सिग्मा बी मैक्स. ये दोनों इक्वेशन को यूज़ करके हमको डायमीटर डिज़ाइन करना होता है. हमें क्या पता करना होता है? इसको दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके हमको डायमीटर को डिफाइन करना होता है. दोनों में से जो बड़ा डायमीटर आएगा वो हमारा रिक्वायर्ड डायमीटर या फिर डिज़ाइन डायमीटर कहलाया जाएगा. ये दोनों चीज़ें जानने के बाद ये जो नीचे का स्पेस है, दिस बोथ are applicable for solid shaft only, और नीचे का जो स्पेस है जब हॉलो शाफ्ट के न्यूमेरिकल आएंगे तभी मैं आपको बताऊंगा. शुरू करते हैं गाइस. तो हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है कुछ इस तरीके से है. मैं आपको न्यूमेरिकल रीड करके बताता हूँ, ठीक है? ओके गाइस, तो न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से है. अ माइल्ड स्टील शाफ्ट ट्रांसमिट 20 kilowatt at 200 rpm. It carries a central load of, ये लोड दिया है आपको 900 न्यूटन, and it is simply supported on bearing of 2.5 meter apart. Determine the size of shaft. Determine size of shaft का अर्थ होता है डायमीटर को फाइंड करो. If allowable shear stress 42 megapascal दिया है and maximum tensile और compressive stress. Tensile और compressive का मतलब सिग्मा बी होता है. मैक्सिमम सिग्मा बी मैक्स 56 मेगापास्कल दिया है. तो चलिए पहले गिवन लिखते हैं कि पावर ट्रांसमिट हो रही है 20 किलोवाट. क्वेश्चन 1 है टाइप नंबर 3 पे. पावर ट्रांसमिट हो रही है 20 किलोवाट एट 200 आरपीएम. एट हाउ मच आरपीएम? 200 आरपीएम. एंड इट कैरीज सेंट्रल पॉइंट लोड ऑफ, लोड दिया है 900 न्यूटन का, एंड द बीम इज सिंपली सपोर्टेड ऑन बियरिंग, जिसका लेंथ बीम का दिया है 2.5 मीटर, मतलब 2500 mm. ओके, डिटरमाइन साइज ऑफ द शाफ्ट, मतलब डायमीटर फाइंड करिए. इफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, अलाउएबल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस 42 मेगापास्कल दिया है, मतलब 42 न्यूटन पर mm², एंड सिग्मा बी मैक्स दिया है, मतलब टेंसाइल और या फिर कंप्रेसिव बोला है, वो दिया है आपको 56 मेगापास्कल
मतलब 56 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आपको चीज़ें यहाँ पर गिवन दी गई है। तो सबसे पहले डायग्राम को देख के आपको ड्राइंग निकालनी आनी चाहिए। ओके, तो ड्राइंग निकालने के समय में हमको प्रॉपरली क्वेश्चन को रीड करके ही ड्रॉ करना पड़ेगा, एल्स हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते। 1 सेकेंड। नाउ शाफ्ट सब्जेक्टेड टू बोथ ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग मूवमेंट है, ठीक है। अभी इन्होंने दिया है कि माइल्ड स्टील शाफ्ट ट्रांसमिट 20 किलोवाट एट 200 आरपीएम। तो और बोला है कि बियरिंग सपोर्टेड है। सो सबसे पहले मैं डायग्राम निकालता हूँ कि एक मैंने रफ डायग्राम निकाली है जो बियरिंग का सिंबल इस तरीके से होता है, और यहाँ पर एक सेंट्रल लोड एक्ट हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड दिया है 900 न्यूटन गाइस। ओके, 900 न्यूटन दिया, और डिस्टेंस बिटवीन द टू सपोर्ट्स दिया है 2.5 मीटर। तो जहाँ पर बियरिंग सपोर्ट है वहाँ पर दो रिएक्शन जाएगी जिनको मैं नाम देता हूँ RA एंड RB। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, अगर सेंट्रल पॉइंट लोड है तो इसको दो चीज़ों में काट के रख देगा, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस में काट के रख देगा। 2.5 को अगर आप हाफ करोगे तो 1.25 का डिस्टेंस होता है। ओके, 1.25 मतलब ये हो जाएगा 1250 mm। 2.5 मीटर मतलब 2500 mm, और ये 1250 mm हो जाएगा। जब ये लोड सेंट्रली लोकेटेड है और सिंपली सपोर्टेड बीम पर है तो RA/RB ये जो लोड है वो इक्वली डिवाइड हो जाता है 450। ये मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको समझाया है, प्लीज़ गो थ्रू करिए वो वीडियो लेक्चर, तभी आपको वो समझ में आ जाएगा। अभी ये सब चीज़ें पता करने के बाद मुझे इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मूवमेंट और इक्विवेलेंट बेंडिंग मूवमेंट के फॉर्मूलाज यूज़ करने पड़ेंगे, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग और इक्विवेलेंट बेंडिंग मूवमेंट के फॉर्मूलाज मैंने आपको समझाया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, टाउ मैक्स किस में आता है, इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मूवमेंट में आता है। बट इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मूवमेंट के लिए मुझे पावर को कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। पावर के फॉर्मूला को कैलकुलेट करके मुझे क्या मिलेगा, टॉर्क मिलेगा। ओके गाइज, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पावर का फॉर्मूला। पावर इज नथिंग बट व्हाट, 2 पाई एन टी डिवाइडेड बाई 60। 2 इंटू पाई, एन हमको दिया है 200 आरपीएम, और टॉर्क मुझे निकालना है डिवाइडेड बाई 60। जबकि मैं इसको 1 बाय 1 नीचे लिखता हूँ। 20 इंटू 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू 200 इंटू टी डिवाइडेड बाई 60। इनको सॉल्व करके मुझे टॉर्क मिल जाएगा ये 60 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 2 पाई 200 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। मतलब 200 इंटू 10 टू द पावर 3 ओके इंटू 60 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई इंटू 200। तो टॉर्क की वैल्यू आती है 9549.29 न्यूटन मीटर। ये मैंने आपको बताया है कि ये हमेशा न्यूटन मीटर में आता है। सो इंटू 1000 करोगे तो इसकी वैल्यू आपको न्यूटन मिलीमीटर में मिल जाएगी। 9.54 इंटू 10 टू द पावर 6। ओके, सो टॉर्क मिला 9.54 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन mm। टॉर्क फाइंड कर दिया हम लोग ने। इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग और इक्विवेलेंट बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेट करने के लिए मुझे टॉर्क जो चाहिए था T, ये टॉर्क तो मुझे मिल गया, बट ये M बेंडिंग मूवमेंट हमको निकालनी है। सो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि बेंडिंग मूवमेंट एट एंड सपोर्ट, मतलब मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए एंड मूवमेंट अबाउट पॉइंट बी, या फिर ये मूवमेंट नहीं होती है, बेंडिंग मूवमेंट ऐसे लिख जाता है, बेंडिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0 एंड बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट बी इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ओके, वेट अ मिनट गाइस।
बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए एंड बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी, ये बोथ क्या हो जाएंगे यहाँ पे गाइज, 0। अभी मुझे क्या पॉइंट फाइंड करना है, सिर्फ एक ही पॉइंट बचा जिसको पॉइंट सी बोलता हूँ मैं, तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी फाइंड आउट करना है। तो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते समय हमको आइदर इस सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड को, सी पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड को फोर्सेस को कंसिडर करना पड़ेगा, या फिर इस सी फोर्स के राइट हैंड साइड के फोर्सेस को कंसिडर करना पड़ेगा। तो मैं, आप कोई भी कंसिडर करो, मैं लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करता हूँ। तो सी पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में एक ये फोर्स है और एक सी पर एक्ट होने वाला फोर्स है, ठीक है। तो वो फोर्स की वैल्यू क्या आई थी, 450 न्यूटन। सो 450 न्यूटन को सी तक पहुंचने के लिए 1250 न्यूटन का 1250 mm का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है। सो 450 इंटू 1250, तो इसका कैलकुलेशन आपको आता है 450 इंटू 1250, ये कैलकुलेशन आता है आपको 562.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm। तो ये आ गई आपकी गाइस बेंडिंग मोमेंट। अगर आप बेंडिंग मोमेंट यहाँ से भी लेते, मतलब यहाँ से भी लेते, तो भी वही आती। अभी आप बोलोगे कि सर ये 900 न्यूटन का आपने क्या किया। गाइस 900 को खुद सी तक पहुँचने के लिए 0 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। 900 को खुद अपने ओरिजिन तक पहुँचने के लिए, अपने सी पॉइंट तक पहुँचने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, 0। सो ये अगर आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, आपका फाइनल आंसर यही आएगा। सो मैंने क्या क्या फाइंड किया, हम लोग को टॉर्क मिला, टॉर्क का वैल्यू मुझे मिला 9.54 इंटू 10⁻6 और मोमेंट का वैल्यू मिला मुझे 562.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन है। ओके गाइस, सो दोनों चीज़ें कैलकुलेट हो गई। अकॉर्डिंग टू इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट, according to equivalent twisting moment, T equivalent is equal to under root of m square plus t square is equal to pi by 16 d cube into tau max। ये फॉर्मूला आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी T इक्विवेलेंट को छोड़ दो, ये दोनों टर्म की तरफ ध्यान दो। अभी यहाँ पर देखिए अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर मतलब ये टर्म का स्क्वायर 562.5 दी होल स्क्वायर, प्लस t मतलब ये टर्म का स्क्वायर 9.54 इंटू 10⁻6 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 16 इंटू डी क्यूब। और टाउ मैक्स की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन थी 42 मेगापास्कल। मेगापास्कल मतलब एज इट इज न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होता है 42। तो इसमें अननोन क्या आया, डायमीटर। तो आपको डायमीटर यहाँ से मिल जाएगा। ओके, सो अंडर रूट ऑफ 562 मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ 0.5 स्क्वायर 562.5 इंटू 10⁻³ है गाइस। यहाँ पे ये देखो, ये पे 10⁻³ लिखना मैं भूल गया, तो 562.5 इंटू 10⁻³ स्क्वायर प्लस 9.54 इंटू 10⁻6 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ आंसर। तो इनका आंसर आता है लेफ्ट हैंड साइड का 9.55 6 इंटू 10⁻6 इज इक्वल टू पाई बाई 16 इंटू डी क्यूब इंटू 42। अननोन टर्म क्या बची गाइस, बस डी क्यूब निकालना है। तो डी क्यूब निकालने के लिए ये 16 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई एंड 42 डिवाइड हो जाएगा। सो मैं यहीं पे कर देता हूँ इंटू 16 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 42। और ये डी क्यूब रूट करना पड़ेगा, क्यूब रूट आंसर। तो आपको डायमीटर आया इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट से 105.03 न्यूटन, न्यूटन का 105.03 mm। ये आपको आया आपका डायमीटर। समझ में आया गाइस। अभी इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट कुछ अलग नहीं है, समझ लेना, सेम ही है।
इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट, सेम प्रोसीजर है, बस कैलकुलेशन पार्ट है। इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला क्या था, हाफ ब्रैकेट ओपन m प्लस अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाय 32 इंटू डी क्यूब इंटू सिग्मा बी मैक्स। ओके, सो यहाँ पर मुझे हाफ m की वैल्यू क्या आई थी, 562.5 इंटू 10 टू द पावर 3 लिखूंगा, 562.5 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस अंडर रूट ऑफ ये जो m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये जो m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी थी, बट हमें लिखना पड़ेगा, अभी m स्क्वायर अंडर रूट किया है तो 562.5 इंटू 10 टू द पावर 3 होल स्क्वायर प्लस 9.54 इंटू 10 टू द पावर 6 दी होल स्क्वायर। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड का कैलकुलेशन, इज इक्वल टू पाई बाय 32 इंटू डी क्यूब इंटू सिग्मा बी मैक्स की वैल्यू मुझे दी थी 56 मेगा पास्कल, मतलब 56 एज इट इज। तो लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट करेंगे, देन डी को कैलकुलेट करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट करते समय ये चीज़ का कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर करके रखा है, ठीक है। ये जो टर्म है अंडर रूट ऑफ 562.5 टू 10 टू द पावर 3 ब्रैकेट होल स्क्वायर एंड 9.54, ये टर्म का कैलकुलेशन आया था मुझे ये अंडर रूट करने के बाद। सो मैं वो लिख देता हूँ 9.556 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस ये 562.5 इंटू 10 टू द पावर 3। ओके, सो ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। सो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू आ रही है मुझे वो आती है 5.059 इंटू 10 टू द पावर 6 इज इक्वल टू पाई बाय 32 इंटू डी क्यूब इंटू 56। 32 मल्टीप्लाई होगा 50, पाई और 56 नीचे आके डिवाइड हो जाएंगे। सो मल्टीप्लाइड बाय 32 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 56 एंड क्यूब रूट। इसका डायमीटर आ रहा है 97.26 आ रहा है, क्या आ रहा है 97.26। ओके, इसका डायमीटर आ रहा है 97.26। लेट्स क्रॉस चेक कि अगर कुछ गलती किया है क्या। टॉर्क का फॉर्मूला आया था 9.54 इंटू 10⁻³ आंसर आता है इसका 9.54 इंटू 10 टू द पावर 6, ये एग्जैक्ट राइट है। मूवमेंट जो आई थी हमको 562.5 इंटू 10 टू द पावर 3, ये भी एग्जैक्ट राइट है। यहाँ पर कैलकुलेशन पार्ट देखते हैं, ठीक है। अंडर रूट ब्रैकेट में 562.5 इंटू 10 टू द पावर 3 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर प्लस 9.54 इंटू 10 टू द पावर 6 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर, इनका आंसर आता है 9.55 इंटू 10 टू द पावर 6। यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 16 करूँगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय पाई इंटू 32 क्यूब रूट। आंसर 115.00। नाउ आंसर अभी डिफरेंट आ रहा है। एक सेकेंड गाइज, लेट मी। ओके गाइज, तो देखिए एकदम बेसिक मिस्टेक हो गई टॉर्क कैलकुलेट करने में, ठीक है। सो टॉर्क कैलकुलेट करते समय 20 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 60 होता है, ठीक है। ये 60 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई इंटू, और आरपीएम कितना दिया था हमको 200 आरपीएम, ठीक है। तो टॉर्क की वैल्यू क्या आ रही है 954.92। मैंने गलती से घाई में 954.52 न्यूटन मीटर लेना चाहिए, और यहाँ पर आएगा 954.52 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन mm आना चाहिए। दैट्स इट। बाकी प्रोसीजर एग्जैक्ट सेम है।
ओके, सो यहाँ पर आप एक डिजिट कम करना पड़ेगा और यहाँ पर भी हमको एक डिजिट कम करना पड़ेगा। तो आपका डायमीटर की वैल्यूज़ थोड़ी अलग आएंगी, जो आते हैं आपको 51.22 और दूसरे डायमीटर की वैल्यू आती है आपको 53.36। आपको यहाँ पर एक डिजिट कम करना पड़ेगा, दैट्स इट। यहाँ पर एक डिजिट कम करना पड़ेगा और यहाँ पर जो हमारी यहाँ पर वैल्यू आ रही थी ना, वो वहाँ पर मैंने एक डिजिट ज़्यादा ले लिया था गलती से, 9.29 नहीं, 9.954 पॉइंट यहाँ पर पॉइंट चाहिए, तो मैंने गलती से एक डिजिट ज़्यादा दिया। तो एक डिजिट ज़्यादा होने की वजह से वैल्यूज चेंज आ रही है बुक के हिसाब से। सो अगर डायमीटर 51.22 आ रहा है, आप इसको 52 बोल सकते हो, और 53.36 आ रहा है तो आप इसको 54 mm बोल सकते हो। दोनों में से बड़ा डायमीटर कौन सा आया गाइस? दोनों में से बिगर डायमीटर आया, ये 53.36 था तो 54 बोला, और यहाँ पर 51 पॉइंट समथिंग था तो यहाँ पर 52 बोला। दोनों में से बड़ा डायमीटर कौन सा आया? ये वाला, तो ये डायमीटर हम लोग सिलेक्ट करेंगे। ओके, विल सॉल्व वन मोर न्यूमेरिकल ऑन द सेम टॉपिक और सेम टाइप का न्यूमेरिकल है गाइस, तो लेट्स सॉल्व दैट न्यूमेरिकल। सो टाइप नंबर 3 पे न्यूमेरिकल नंबर 2 गिवन लिखते हैं पहले, क्वेश्चन 2। ठीक है, बेसिक गलती अगर भी हो गई तो प्रॉब्लम हो जाती है गाइस, समझ में आ रहा है ना? बेसिक गलती भी नहीं चाहिए हमको। तो न्यूमेरिकल नंबर 2 क्या है हमारे पास? लेट्स रीड न्यूमेरिकल केयरफुली। अ सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू अ बेंडिंग मोमेंट। अभी यहाँ पर क्या दिया है गाइस? बेंडिंग मोमेंट हमको डायरेक्टली दी गई है, कोई डायग्राम नहीं दी गई है, कुछ नहीं। बेंडिंग मोमेंट इज डायरेक्टली गिवन। कितना दिया है? 3000 न्यूटन मीटर, मतलब 3000 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन mm। हमेशा मिलीमीटर में रखिए। दूसरा मुझे दिया है एंड टॉर्क दिया है, टॉर्क मोमेंट मतलब m दिया गया है, टॉर्क दिया है 10,000 न्यूटन मीटर। कितना दिया है? 10,000 न्यूटन मीटर, मतलब 10,000 न्यूटन मीटर मतलब 10,000 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन mm। आप एक काम करिए, 10,000 इंटू 10 टू द पावर 3 करिए और कैल्सियम में ENG दबा दीजिए, तो ये होता है 10 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन mm। सो दोनों टॉर्क और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज मुझे दी गई है। शाफ्ट इज मेड अप ऑफ 46 C8 स्टील हैविंग यील्ड टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ 700 मेगापास्कल। यील्ड टेंसाइल स्ट्रेस कितना दिया है? 700 मेगापास्कल। टेंसाइल स्ट्रेस मतलब हमेशा क्या होता है गाइस? बेंडिंग स्ट्रेस होता है। बेंडिंग स्ट्रेस कितना दिया गया है? यील्ड, लेकिन बेंडिंग स्ट्रेस यील्ड पॉइंट पे कितना दिया है? 700 मेगापास्कल, मतलब कितना होता है? 700 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सॉरी, लिखते समय मेरी बुक क्रॉस हो जाती है। 700 मेगापास्कल मतलब 70 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, एंड अल्टीमेट शियर स्ट्रेस बट अल्टीमेट शियर स्ट्रेस कितना दिया है? अल्टीमेट शियर स्ट्रेस दिया है 500 मेगापास्कल, मतलब 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, assuming factor of safety 6 determine diameter of shaft। factor of safety कितना दिया है? assuming factor of safety is equal to 6, तो diameter बताइए। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी factor of safety दिया है तो ये yield और ultimate point पे नहीं होने वाला है, हमको working point पे इसका डिजाइन करना है, हमेशा याद रखना। तो factor of safety का फॉर्मूला क्या है? वर्किंग बेंडिंग स्ट्रेस, वर्किंग बेंडिंग स्ट्रेस, ये हमको निकालना है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता क्या है? यील्ड पॉइंट स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस। तो वर्किंग स्ट्रेस क्या हो गया? यील्ड पॉइंट अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, राइट? यील्ड पॉइंट स्ट्रेस क्या होता है? 700। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना दिया है? 6। सो जो डिजाइन होगी हमारी,
वो 700 डिवाइडेड बाई 6, सो ये आता है 116.67 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो इसका जो कैलकुलेशन होगा हमारा वो कहाँ कितने पे होगा, 116.67 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इतने यहाँ पे होगा। 700 न्यूटन ये अल्टीमेट पॉइंट हो गया गाइस, 700 जो दिया है हमको ये अल्टीमेट हो गया। जैसे मैंने आपको डिज़ाइन के फर्स्ट चैप्टर में आपको मैंने एक चीज़ बताई थी फैक्टर ऑफ सेफ्टी के रिगार्डिंग, कि लिफ्ट का एग्जांपल दिया था आपको। किसका एग्जांपल दिया था, लिफ्ट का, एलिवेटर का, कि एलिवेटर में लिखा जाता है कि मिनिमम 5% आर अलाउड, बट हम लोग कितने घुसाते हैं, हम लोग घुसाते हैं 7-8, ठीक है, मतलब वजन बढ़ जाता है 150, अब मान लीजिए 200 kg से वजन बढ़ जाता है, तो जो वर्किंग वैल्यू कितना है, वर्किंग मतलब 5% का वैल्यू कितना रहेगा। अगर आप मान लीजिए 70 kg वेट है, 75 या 350 kg के लिए लिफ्ट हम लोग डिज़ाइन करते हैं, तो 350 ये क्या हो गई, वर्किंग वैल्यू हो गई, और यील्ड वैल्यू क्या हो गई, जो हम लोग 5 की जगह पे जो और 200 बढ़ा रहे हैं ना, तो 550 क्या हो गई, यील्ड वैल्यू हो गया है। आई होप आपको समझ में आ रहेगा, मतलब 700 इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड 116.67 इट इज़ अ मिनिमम वैल्यू। सो जो डिज़ाइन होती है वो मिनिमम वैल्यू पे होती है, मिनिमम वैल्यू पे वो फेल नहीं होना चाहिए, ठीक है, पहली तो मिनिमम स्ट्रेस पे वो फेल नहीं होना चाहिए। ये हो गया इसके लिए। अभी FOS क्या होता है, अल्टीमेट टू द वर्किंग, ठीक है, टाउ वर्किंग, अल्टीमेट टू द टाउ वर्किंग। सो टाउ वर्किंग भी क्या आएगा, अल्टीमेट शियर स्ट्रेस टू द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अल्टीमेट शियर स्ट्रेस मुझे कितना दिया है, 500 मेगा पास्कल, मतलब 500 न्यूटन पर डिवाइडेड बाई 6, 500 डिवाइडेड बाई 6 ये आता है 83.33 न्यूटन पर mm स्क्वायर। दोनों में बस गाइस इसी चीज़ का फ़र्क था, ठीक है। तो हमको अभी जो मैक्सिमम वैल्यूज थी वो चेंज हो गई। सिग्मा बी मैक्स की वैल्यू आ गई आपको 116.67 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ओके। और हमको टाउ मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 83.33 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अभी इक्विवेलेंट सिंपल है, पहले जैसा ही इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मूवमेंट का फॉर्मूला लगाऊंगा, जो होता है टी इक्विवेलेंट का अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 16 इंटू डी क्यूब इंटू टाउ मैक्स। सो m की वैल्यू बेंडिंग मूवमेंट मुझे डायरेक्टली गिवन है 3000 इंटू 10 टू द पावर 3, मतलब 3 इंटू 10 रेस टू 6 द होल स्क्वायर प्लस 10 इंटू 10 रेस टू 6 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 16 इंटू डी क्यूब। और टाउ मैक्स की वैल्यू मैंने अभी कैलकुलेट करी है वर्किंग वाली 83.33। तो हमेशा यहाँ पर एक क्वेश्चन का ट्विस्ट क्या था कि हमको यहाँ पर जब भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया रहेगा तो वर्किंग पे हमको कैलकुलेट करना है। यहाँ पर हमारी वैल्यू आ रही है अंडर रूट ऑफ, ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 3 इंटू 10 टू द पावर 6 ब्रैकेट क्लोज द होल स्क्वायर प्लस 10 इंटू 10 टू द पावर 6 ब्रैकेट क्लोज द होल स्क्वायर। इसका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ रहा है 10.44 इंटू 10 टू द पावर 6। ये 16 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये पाई और 83.33 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा और लेफ्ट राइट हैंड साइड में बस क्या बचेगा, डी क्यू। सो इंटू 16 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 83.33। इसका आंसर अभी ये क्यूब रूट करना पड़ेगा, क्यूब रूट आंसर। सो डायमीटर आया मुझे इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मूवमेंट से 86.09 mm। ओके, सो डायमीटर 86.09 आ गया। आप 88 mm भी ले सकते हो या फिर 86 mm भी ले सकते हो, तो ये 09 का फासला बहुत कम है, सो 86 mm कंसिडर करिए, ओके। और 88 भी ले सकते हो, कोई मसला नहीं है। देन आगे है हमारा इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट। इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट
अभी मैं इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट इस तरीके से लिखता हूँ, जो होता है हाफ m प्लस अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस t स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 32 इंटू डी क्यूब इंटू सिग्मा बी मैक्स। हाफ मोमेंट की वैल्यू मुझे दी थी 3 इंटू 10 टू द पावर 6। ये जो अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर है गाइस, ये ऊपर ही दिया गया है, इसका मैंने आंसर निकाल के रखा है 10.44 इंटू 10⁻⁶। सो इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ 10.44 इंटू 10⁻⁶ इज इक्वल टू पाई बाय 32 इंटू डी क्यूब इंटू सिग्मा बी मैक्स। सिग्मा बी मैक्स की वैल्यू कितनी आई थी हमको, मैंने कैलकुलेट की थी 116.67। सो यहाँ पर लिखता हूँ 116.67। कैलकुलेट करूँगा पहले लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है, 3 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस 10.44 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ रही है मुझे 6.72 इंटू 10⁻⁶। ओके, 6.72 इंटू 10⁻⁶ इंटू ये 32 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये पाई और ये 116.67 लेफ्ट हैंड साइड में आके डिवाइड हो जाएगा। बचेगा क्या, डी क्यूब। सो कैलकुलेट करेंगे इंटू 32 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 116.67। सो क्यूब रूट ऑफ आंसर आपका डायमीटर की यहाँ पर वैल्यू आती है कैलकुलेट करने के बाद 83.71। आप इसको बोल सकते हो 84 mm। कौन सी वैल्यू बड़ी है, 86। इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट से निकाले वाला डायमीटर 86 है, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट से निकाला हुआ डायमीटर 84। जो डायमीटर बड़ा है D इज इक्वल टू 86 mm, ये डायमीटर आपको सिलेक्ट करना है। तो गाइस ये था मेरा टाइप नंबर 3 जो कवर अप करने के लिए हाफ एन आवर लग गया। 4, 5 और 6, 4, 5 मेन 4, 5 है, 2 और हमारे रह गए हैं टाइप्स, तो उसको भी हम लोग कवर अप करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।